जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका मैथ का 20 प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग का 20, जीके का 20 एवं हिंदी का 20 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये चारों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। अगर मैं कहूं कि आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछे तो ये बात बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछा जाता है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं संविधान से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछूंगा। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न बताएंगे यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आने का संभावना है। भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल अनुच्छेद आपका 395 अनुच्छेद है। ठीक है। और संविधान को बनाने में टोटल समय कभी कभी पूछ देता है आपके एग्जाम में कि संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि संविधान का अनुच्छेद 1 है वह किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 जो आपका है, आपका ऑप्शन रहेगा भारत राज्यों का संघ है। आपको ऑप्शन टिक कर देना है। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? अनुच्छेद 1 का संबंध भारत राज्यों का संघ है। संविधान कितना साल में बना था ये भी याद रखिएगा। तो 2 साल 11 माह 18 दिन तो ये आपका हो गया। मतलब कब बना था तो ये भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका भारत का संविधान बना था। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको अपनाया कब गया था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है। और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कितना हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जिसका 2 अध्यक्ष बने थे। एक आपका अस्थायी अध्यक्ष थे। दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है। 2 अध्यक्ष बने थे, एक अस्थायी अध्यक्ष एक अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं और दूसरा आपका अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और संविधान को टोटल बनाने में जो खर्च आया था 64 लाख रुपया संविधान को बनाने में टोटल खर्च आया था। संविधान सभा की जनक की बात करेंगे तो संविधान सभा का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। फादर ऑफ संविधान एक तरफ से हम लोग भीमराव अंबेडकर को कह सकते हैं। ठीक है। और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान का आत्मा कहा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत आप अपने पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 21 के तहत आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे शादी कर सकते हैं थाने में जाकर, कोर्ट में जाकर, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धारा 370, अनुच्छेद 370 भी हम लोग कह सकते हैं। यह किससे संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जब नरेंद्र मोदी ने आपका जम्मू कश्मीर पर धारा 370 लागू किया था तो वही वाला 370 कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि 370, और ये वाला पता है कि ये सब पुलिस से सबसे जुड़ा हुआ है। और एसएससी जीडी तो आप लोग समझ रहे हैं आर्मी वाला है। तो ये सब आपका ये वाला प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 370 किससे इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना। और इसका जो लास्ट डेट आपका रहने वाला है 31 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला फॉर्म जो भराने का है। तो ठीक है, तो आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल है, वीडियो देख रहे हैं, तो आप फॉर्म जल्दी से भर दें। ठीक है ना, फॉर्म भरने में देरी नहीं कीजिए। देखते हैं फिर सर्वर आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको पहले ही हम तो एक बार फिर से इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो रहा है। ठीक है। और संविधान से आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। क्लियर? आप हमारे साथ बोलते जाएंगे तो आपको ज्यादा याद होने का चांस रहता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 21 के तहत आप अपने पसंदीदा औरत से शादी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। संविधान को टोटल बनाने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसको कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको अपनाया गया था। और इसको कब बनाया गया था? 26 नवंबर
1949 ईस्वी को इसका पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका 2 अध्यक्ष थे, एक स्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरा अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, टोटल खर्च जो आया था 64 लाख रुपया बनाने में आया था। क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दिवस से भी आपके एग्जाम में एससीजीडी में एक प्रश्न पूछा जाता है। एससीजीडी खुद कहता है कि मैं दिवस से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछूंगा, आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में एक नहीं 2 भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका टीचर डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और कुछ इंपोर्टेंट 3 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने का संभावना है एवं पूछा जा सकता है। जैसे विश्व हिंदी दिवस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो विश्व हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा आपका है महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये तीनों जो है आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछने का संभावना है। ठीक है, तो ये तीनों को आप अच्छे से देख लेंगे, जो क्वेश्चन है उसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको याद कर लेना है, जैसे में हिंदी दिवस कब हो गया, महिला दिवस कब हो गया, मजदूर दिवस कब हो गया, और एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और एक आपका मेन आता है नेवी दिवस। नेवी तो आप लोग समझ रहे हैं, जब एससीजीडी का फॉर्म भरे तो नेवी तो आप लोग आसानी से समझ रहे हैं, जो जल का जो सैनिक होता है, जो जल वाला सैनिक होता है उसको हम लोग नेवी कहते हैं। उसका दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे यानी नेवी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 2 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वह कहाँ हुआ था? तो वो आपका पोखरण में हुआ था। पोखरण है कहाँ में? ये आपका राजस्थान में। कहाँ में है? राजस्थान में है। और भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह कब हुआ था? पोखरण में। तो आपको पता चल गया। हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि अगर इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बने तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो पहला जो लॉन्च किया गया था, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और इसका जो नाम दिया गया था, जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, मतलब बम विस्फोट, और यह भूमिगत विस्फोट हुआ था। ठीक है, ये क्या होता है कि एक आकाश में विस्फोट किया जाता है। भूमिगत मतलब जमीन के अंदर विस्फोट किया गया था। ठीक है ना, तो ये जो था आपका, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका नाम जो था स्माइलिंग बुद्धा नाम था। जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। जो भी दिक्कत है, अगर आपको खराब लग रहा है खराब लिखिए, और जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट में एक बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छा सा कमेंट करते हैं तो आगे आने वाले क्लासों के लिए हम काफी मोटिवेट रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। कब हुआ था? मान लीजिए कि डेट पूछ रहे तो डेट भी याद रखिएगा, 18 मई 1974 ईस्वी को। और इसका जो नाम था स्माइलिंग बुद्धा था। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह, भारत का पहला सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया, जिसका नाम आर्यभट्ट था। जब वो आगे क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हम आपको अच्छे से करवा देंगे। ठीक है ना, चलिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन जो ब्लू स्टार आपका है वह किस वर्ष हुआ था? ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में। और यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया था, जब पंजाब के अमृतसर में यह जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है यह हुआ था पंजाब के अमृतसर में। कैसे हुआ था? जैसे में हरिद्वार, नहीं, जो गुरुद्वारा ना, ऐसे पंजाब में आपका है। ठीक है ना, तो वहां पर आतंकवादी घुस गए थे। ठीक है ना, बम बारूद अधिकतर मात्रा में, तो वहीं जो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार करके चलाया गया था। ठीक है ना, 1984 ईस्वी में। तो उसी को हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ये जो चला था आपका 3 जून से 8 जून तक चला था। 3 जून से 8 जून 1984 तक, मतलब 3 जून से ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट किया गया था और 8 जून को इसको मतलब सब आतंकवादी को मारकर ढेर कर दिया
दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है और इसमें हम पहले तो जीके के 20 प्रश्न को करवाएंगे, उसके बाद रीजनिंग के 20 प्रश्न, उसके बाद हिंदी के 20 प्रश्न, उसके बाद मैथ के 20 प्रश्न। तो कोशिश कीजिए कि 20 में से आपका जीके में कम से कम आधा सही हो जाए। आधा का मतलब 10 आपका प्रश्न यहाँ पर सही हो जाए तो आप बिल्कुल अच्छा आएगा। 10 सही करे हो यहाँ तो आप अपने एग्जाम में 15 सही करोगे 20 में से। ठीक है, क्योंकि पावर है, क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछा जाता है इसी लेवल का पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न, जो भी प्रश्न आपको आए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उसका जवाब कमेंट में दे देंगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक से आपके एग्जाम में अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न बने तो इंपॉर्टेंट 2-3 प्रश्न बनता है। यहाँ पर हम तीनों 4 प्रश्न को क्लियर कर देते हैं। पहला कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। अगर पूरा डेट की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम पूछ देता है कि आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये दूसरा आपका सेकंड प्रश्न है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका हो गया कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 ईस्वी में किया गया है। ठीक है ना, और चौथा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे में नोट छापने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। और जो सिक्का छापने, सिक्का आप जानते हैं ना, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, ये जो अधिकार होता है यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो नोट रहता है 500 का, 1000 का, 100 का, 10 का, ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 ईस्वी में, इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और कहना चाह रहा हूँ, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, और अभी तक आप एसएससी जीडी के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या अभी इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके एसएससी जीडी लिखना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप में आप बाद में भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्लास जो है एक बार मिस कर देंगे आप इस क्लास को दोबारा नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए फिर आपका मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी क्लास को पूरा अच्छे से देख लीजिए। जोश और जुनून के साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्लास को पूरा देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेकर रख लीजिए। जब क्लास समाप्त हो जाए तो टाइम जब बचे खाली तो आप इस पर मैसेज कर दीजिए एसएससी जीडी का लिखकर, तो इधर से आपके पास एक लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। बाकी बात खत्म है। गीतांजलि के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इनको इसी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जब इसका ये तो आपका गीतांजलि हिंदी में था और इसका इंग्लिश में जब ये किए थे तो इसीलिए इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इस लेवल का भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लेंगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कभी कभी बंगाल का शोक कहा जाता है। 2 नदी को ज्यादातर हम लोग याद रखते हैं, 2 क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर शोक नदी से प्रश्न बनाया तो या तो बिहार का शोक पूछेगा या तो बंगाल का शोक पूछेगा। ये 2 क्वेश्चन ही शोक से बनता है। ठीक है, तो बिहार का शोक तो कोसी नदी क्लियर आपका हो गया। बंगाल का शोक भी याद रखिएगा, दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न, ये वाला प्रश्न आपको ऊपर बता रहे थे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ठीक है, भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था, जो कि आपका खगोलविद एक वैज्ञानिक आर्यभट्ट हुए, उनके नाम पर ये भारत का पहला जो उपग्रह बना था उसका नाम आर्यभट्ट रख दिया गया। ठीक है, और जो इसका स्थापना आपका हुआ था 19 अप्रैल मतलब लॉन्च, स्थापना क्या, इसको लॉन्च जब किया गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। और यह भारत का पहला सैटेलाइट था, यानी भारत का पहला उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह आपका आर्यभट्ट था। ठीक है, याद रखिएगा। और कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। डेट भी याद रखें क्योंकि डेट भी ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, और नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी है और आपका एक भाई के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके पीछे यह भाई खड़ा है। ठीक है ना, तो आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो चैनल है आपका सभी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। जब तक आपका, जैसे में इसका संभावना डेट आपका बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाएगा, तो मार्च अप्रैल जब भी इसका एग्जाम नहीं खत्म होगा जब तक आपका डेली इस चैनल पर क्लास मिलते रहेगा। तो चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, यह आपका भाई के समान समझ सकते हैं। ठीक है ना, जो आपके पीछे एकदम
पिलर की तरह हम खड़ा हैं, ठीक है ना। बस आप लोग अगर घर पर पढ़ाई करते हैं, बुक ले लीजिए और मेरे से भी कुछ रिवीजन करते जाइए, तो दोनों अगर मिलता है तो 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग का जो स्थापना है यह 1950 ईस्वी में हुआ था। जो इसका अध्यक्ष है, जो इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, यहाँ पर देख लीजिए, 3-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बताएंगे। अगर योजना आयोग से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है तो 3-4 से ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न कोई नहीं है, ठीक है। पहला तो भारत में योजना आयोग का स्थापना ये 1950, तो ये तो आपका हो गया। और इसका दूसरा होता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। और नीति आयोग का स्थापना पूछ देता है कि नीति आयोग का स्थापना जब नाम चेंज किया गया तो किस साल किया गया? तो याद रखिएगा 2015 ईस्वी में चेंज किया गया। और इसमें भी पूछता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वही प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ से 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है तो इससे 4 से ज्यादा कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था आपका महात्मा गांधी जी ने किया था। अगर भारत छोड़ो आंदोलन से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है तो यहाँ से 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या होगा भारत छोड़ो आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? पहला तो ये आपका हो गया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सेकंड की किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और तीसरा इसी में आता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, ठीक है ना। या कभी कभी भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्लियर कर लीजिएगा, ये 3 इंपोर्टेंट ऐसे प्रश्न है। अगर आपके एग्जाम में भारत छोड़ो आंदोलन है ऐसे तो ये आपका इतिहास में पूछ देगा, लेकिन अगर इससे प्रश्न बनता है तो ये 3 से ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। मानव शरीर का छोटा हो गया, बड़ा हो गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन हो गया? लीवर भी अभी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर सवाल बनता है तो ये 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से ही कोई एक आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो पहला आपका स्टेपिज हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में। स्टेपिज यानी कान का हड्डी होता है, जो आपके कान के मध्य भाग यानी बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। ये स्टेपिज होता है, अगर इसको हम लोग कान की हड्डी बोलते हैं। दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं, सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर होता है। क्या होता है? फीमर होता है, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी क्या कहते हैं? जांघ की हड्डी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो मानव शरीर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे में मानव शरीर का जो मूत्र का पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। क्या के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण आपका होता है, ठीक है। ये आपका कभी कभी आपके शरीर में पाया जाता है कि शरीर का गोरा या काला होना किस वर्णक यानी किस पिगमेंट के कारण होता है? शरीर का गोरा या काला होना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ज्यादा गोरा है, कोई व्यक्ति ज्यादा काला है, कोई व्यक्ति कम है, तो वो मतलब कौन सा उसमें हार्मोन ज्यादा या कम है, ठीक है। तो एक मेलानिन करके एक हार्मोन आता है, मेलानिन, ठीक है ना। एक मेलानिन ऐसा नाम है, ठीक है ना। ये अगर आपके शरीर में ज्यादा है तो आप करिया है, अगर कम है तो आप गोरा है, ये इसका है। ज्यादा है तो करिया, अगर कम है तो गोरा, ये इसका है, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? मतलब भारत में पंचायती राज है उसको मतलब संविधान के रूप में उसको दर्जा कब मिला? संविधान में, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसको जो दर्जा मिला है वह आपका मिला है 1992 ईस्वी में, ठीक है। ऐसे आपका में भारत में पंचायती राज का जो व्यवस्था का शुरुआत हुआ था वो ऐसे 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में ही स्टार्ट कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में ही बलवंत राय मेहता वो थे, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। और सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था आपका राजस्थान से पंचायती राज स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए
सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलग्न है, नाभिकीय संलग्न है। और कभी कभी परमाणु पूछ देता है, परमाणु, हाइड्रोजन बम, ये सब आपका नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस सदन के सदस्य नहीं थे? किस सदन के सदस्य नहीं थे, मतलब नहीं थे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो यह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के थे, राज्यसभा के थे, बॉम्बे विधान परिषद के थे, लेकिन लोकसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान तो आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल भी हम लोग देख लेते हैं। तो 3 लाख नहीं, 3 करोड़ 4 लाख, एक मिनट पहले पूरा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से गिनते हैं, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,42,239 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। 3,42,239 किलोमीटर भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के है राजस्थान, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है ना, अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा। इसका कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो 11 करोड़ लगभग में, और ये 2011 के अनुसार है, अभी जो जनसंख्या हुआ है उसके हिसाब से नहीं, ये 2011 के अनुसार आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें टोटल 8 देश काम करते हैं। ठीक है ना, चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऊपर ही बताए थे, दिवस से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो 16 नंबर का सवाल आप लोग कमेंट में बताएंगे। खेल दिवस से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला प्रश्न आपको ऊपर, अच्छा ऊपर विज्ञान दिवस बताए थे ना, खेल दिवस भी सुन लीजिए। 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर आपका सवाल है, फिर आ गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको ऊपर ही बता दिए थे। पर्यावरण, आपके पर्यावरण दिवस जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर आपका सवाल है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन था। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मेघदूत किसका रचना था? मेघदूत आपका किसका रचना था? तो कालिदास का रचना था। कभी कभी रचना आपके एग्जाम में पूछ देता है। ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छलों का बना होता है? जो ओलंपिक खेल का होता है वह कितने छलों का बना होता है? तो वह 5 छलों का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ से जीके के हम लोग 20 क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिए, 20 में से आधा सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो कोशिश कीजिए अगला बार 20 में से 15 सही हो जाए, 20 में 20 सही हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि अपना जब तक दिमाग को अपना पुश नहीं करेंगे आप लोग, 20 में 20 रखने का हौसला नहीं रखेंगे, जब तक आपका 20 में 20 नहीं, मान लीजिए कि हौसला रखे कि 20 में 20 सही किए, 15 सही होगा। ठीक है ना, अगला बार और कोशिश करेंगे तो 20 में 20, ऐसा समय जब आएगा कि आप 20 में 20 सही करोगे। ठीक है, तो हौसला रखना चाहिए अपना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या प्रश्न आ रहा है? अच्छा, रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है। तो हम लोग रीजनिंग के भी लेवल को देख लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल लेवल का प्रश्न है जो कि कभी कभार डाल देता है आपके एग्जाम में। हालांकि इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कभी कभार हुआ, जैसे में कोई एक, जैसे में ये 2023 वाला सवाल है। ठीक है ना, तो 2023 में पूछा गया था, 24 में नहीं, कभी कभी ये डाल देता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, जब उसका मन पगलाता है कि चलो एक सिंपल क्वेश्चन डाल देते, तो ऐसा प्रश्न डाल देता है। तो ये वाला प्रश्न तो आपको भी आता होगा, आप इसका जवाब थोड़ा सॉल्व कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, और इसका पहला क्वेश्चन का ही जवाब आप लोग दीजिए रीजनिंग में। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? 2 से 6 बढ़ रहा है, 4, 4 से 6, 6 बढ़ रहा है, मतलब 2 का अंतर बढ़ते जा रहा है, मतलब 4, 6, 8, 10, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, तो 20 से 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये वाला बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो सिंपल है, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, आप इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा बड़ा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और इसको आपको अच्छे से पढ़कर इसका जवाब करना है। मान लीजिए कि a + b जो
है ए प्लस बी का अर्थ है जहां पर प्लस में लिखा है मतलब है कि वो उसका भाई है, ठीक है ना। प्लस वाला है तो उसका भाई है, माइनस वाला है तो उसका बहन है, अगर गुना वाला है तो उसका पिता है। तो यहाँ पर P प्लस क्यू गुना में R इस प्रकार से दिया है। अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है। तो प्लस वाला का मतलब है कि वह उसका भाई है, जो मतलब P है वह Q का भाई है, जो प्लस वाला है से P है से Q का भाई है, ठीक है। समझ रहे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए, ठीक है। P जो है वह Q का भाई है, ये तो आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो आपका गुना में रहता है वह उसका पिता होता है। तो यहाँ पर Q गुना R है, तो ये तो आपका भाई हो गया, तो ये आपका Q का भाई है, ठीक है। तो ये आपका चाचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो हो जाएगा P से जो R का होगा यह चाचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा चाचा, ठीक है ना। मतलब नहीं समझ पा रहा है, देखिए अच्छे से समझिए। पहला जो Q है ना, जो Q है वह है P का भाई है, पहला क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पर गुणा का मतलब होता है पिता, तो जो R P से जो संबंध बनेगा वह पिता, तब पिता से चाचा का संबंध बनेगा, क्योंकि यह भाई है तो चाचा का संबंध बनेगा। P R का जो संबंध है यह चाचा का संबंध बनेगा। पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप लोग ये रिलेशनशिप में आ जाता है, ठीक है ना। रिलेशनशिप मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है। ऐसा प्रश्न कभी कभी CAT बराबर 24, डॉग बराबर 26, तो फिश बराबर क्या होगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो आप देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो CAT इसका अगर हम लोग गिन कर लेकर जाए तो C को हम लोग लिख सकते हैं 3, एक को 1 और T को 20। जब हम लोग इसको गिनेंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो 24, उसी प्रकार से डॉग को भी जोड़ेंगे तो 26, उसी प्रकार से हमको फिश को जोड़ना है। तो F का आपका 6 होता है, F का कितना होता है 6 होता है। उसी प्रकार से I को गिनेगा तो 9 होगा, उसी प्रकार से S को गिनेगा तो 19 होगा, उसी प्रकार से H को गिनेगा तो 8 होगा। एक टोटल को ऐड कीजिएगा तो आपका 42 आएगा, यानी फिश बराबर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। इस लेवल का एक प्रश्न कभी कभार देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए एक दर्पण वाला भी प्रश्न आता है कि दर्पण में इंडिया को कैसे दिखाई देगा। अगर इंडिया लिखा हुआ है उसको अगर हम लोग आईना में देखें, क्या में देखें आईना में देखें, तो इंडिया को क्या दिखेगा। अगर उसको हम लोग आईना में देखेंगे, आप लोग एक बार लिखकर ट्राई भी कीजिएगा, ठीक है। ऐसा हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, एक बार आप लोग इंडिया लिखकर उसको ऐनक में देखिएगा वो वाला दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो उल्टा दिखाई देगा, तो ये वाला जो आपका है AIDNI दिखाई देगा, ये वाला आपका दिखाई देगा, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका दर्पण में दिखाई देगा इंडिया का, ठीक है। चलिए कभी कभी एम्बुलेंस का भी पूछ देता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। विषम को चुनिए, मतलब अलग इसमें चुना है, तो वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया। तो ये सब में कोण होता है, ये सब में क्या होता है कोण होता है, जबकि गोला में आपका कोण नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तीनों में वृत्त में भी कोण, वर्ग में भी कोण और आपका त्रिभुज में भी होता है, लेकिन गोला में आपका नहीं होता है, ठीक है। चलिए साउथ को नॉर्थ कहा जाता है और ईस्ट को वेस्ट कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्व कौन सा दिशा होगा। इस प्रकार से सभी प्रश्न पूछा जाता है, मतलब सभी का उल्टा है, मतलब दक्षिण को उत्तर बोला जा रहा है मतलब उल्टा हो जा रहा है, और यहाँ पर पूर्व को पश्चिम बोला जा रहा है मतलब उल्टा। तो दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व को हम लोग क्या बोलेंगे उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है कि अक्षर श्रृंखला पूरा करना है। ये आपका अक्षर श्रृंखला पूरा करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका अक्षर श्रृंखला पूरा कीजिए। ए के बाद सी, यानी एक एक लेटर को छोड़ रहा है, फिर एफ, मतलब यहाँ पर बी होना चाहिए था, ABCD ई, मतलब पहला एक अक्षर छोड़ा, फिर 2 अक्षर, अभी में 3 अक्षर छोड़ेगा, अब के में 4 अक्षर। तो उसी प्रकार से ओ के बाद जो अक्षर छोड़ा जाएगा वह कौन सा आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप छोड़ते हैं, ओ के बाद अगर आप छोड़ते हैं, मतलब यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 4, उसी प्रकार से 6 7 छोड़ते हैं आपका, तो जो ओ के बाद आपका जो लेटर आएगा वह आपका आएगा टी आएगा। कौन सा आएगा टी आएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और ये वाला एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 जनवरी 2024 को शुक्रवार था, ठीक है। सबसे सिंपल मतलब ट्रिक के माध्यम से सबसे सिंपल तरीका से आपको समझाएंगे। ऐसे तो ये लंबा बनता है और इसका आपको कोड भी याद करना पड़ता है। जैसे में 2 आ गया तो बुधवार होगा, ऐसा मतलब होगा नहीं, मतलब हम एक प्रकार से समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से देखिए कैसे हम लोग करते हैं।
5 जनवरी 2024 को शुक्रवार था, तो 5 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 24 में शुक्रवार था तो 25 में वही कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो 2024 कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष में यानी 29 का महीना उसमें लगेगा तो 366 दिन हो जाएगा। अब 366 में हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कटेगा कितना बार में बताइए? तो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, यानी जब भाग आपका देंगे तो शेषफल जो आपका बचेगा 2 बचेगा। शेषफल जो बचता है उसी के हिसाब से, तो ये आपका निकल गया शुक्रवार था, और इससे 2 आपका जो बचता है शुक्रवार में 2 दिन ऐड कीजिए तो आपका शुक्रवार हो गया। तो शुक्रवार तो है ही, रविवार, शनिवार और रविवार, यानी रविवार आएगा। जो 5 जनवरी 2025 को जो दिन आएगा क्या आएगा? रविवार आएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर इस प्रकार से प्रश्न है तो आप पता कीजिए कि वह लीप वर्ष यानी 4 से भाग देने पर कट जा रहा है तो वह लीप वर्ष हो जाएगा, और 4 से भाग देने पर नहीं कट रहा है तो लीप वर्ष नहीं होगा। अगर लीप वर्ष है तो 366 दिन लिखिए, और उसमें 7 से, क्योंकि सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है, उसे 7 से भागा दीजिए, और जो आपका शेषफल आ रहा है, भागफल नहीं, भागफल इसमें 52 आएगा और शेषफल आपका 2 बचेगा, और उसी में आपका जितना बचे उसमें ऐड कर दीजिए। जैसे में शुक्रवार है तो शुक्रवार में 2 दिन ऐड कीजिए, तो शुक्रवार को तो छोड़ दीजिए, शनिवार हो जाएगा, और आपका रविवार 2 दिन, तो रविवार आ जाएगा आपका 5 जनवरी 2025 को दिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सभी पेन किताब है और सभी किताब मेज है तो निष्कर्ष क्या होगा? इसका निष्कर्ष है कि सभी पेन किताब है और सभी किताब मेज है तो सभी मेज पेन हो जाएगा, सभी मेज क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसमें भी जवाब देते जाएंगे। ठीक है, यदि एक कोड में मंडे को इतना लिखा जाए और फ्राइडे को कितना लिखा जाएगा? एम के बाद एन, ओ के बाद क्यू, ऐसे लिखा जा रहा है, मतलब एक एक बढ़ा के लिखा जा रहा है। तो फ्राइडे को हम लोग उस कोड में हम लोग क्या लिखेंगे? तो उस प्रकार से अगर आप कहते हैं तो एफ के बाद आपका क्या आएगा? जी आएगा ना, एफ के बाद आपका जी आएगा, तो सब में अभी आपका जी है। उसके बाद आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद आप लोग बताइए एस आएगा, सब में एस है। उसके बाद आई के बाद क्या आएगा? जी आएगा, सब में जी है। उसके बाद देखते हैं डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में आपका ई है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पकड़ते हैं लास्ट वाला को, पकड़ते हैं वाई के बाद जेड, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। 11 नंबर आपका सवाल है कि घड़ी पर 3:15 पर दोनों सुइयां के बीच कितना कोण होगा? मतलब मान लीजिए कि घड़ी में, यहाँ पर आपको चित्र भी एक ठोप आप लोग समझिएगा, मतलब आपको जो हम बताते हैं, मान लीजिए कि 3 कहाँ बचेगा? 3 तो इधर बचेगा ना, 1 2 3 इधर बचेगा, और 15 कहेगा तो 15 भी इधर आपका बचेगा। तो इतना जो कोण होगा वह कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को एक फार्मूला हम दे देते हैं, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला थीटा बराबर कोण बराबर पूछ रहा है, तो उसका फार्मूला जो होगा 60 हावर। 60 हावर का मतलब 3 घंटा, यहाँ पर तो हावर 3 वाला हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 11m/2। ए आपका फॉर्मूला है। आप इसको थीटा बराबर जब भी निकालना रहे, इस प्रकार से प्रश्न रहे, तो आप ए वाला फॉर्मूला को बना सकते हैं। कैसा? अब यहाँ पर देखिए 60 और एच का मतलब होता है हावर यानी घंटा, तो 3 घंटा हो जाएगा, 3:15 तो 3 घंटा, माइनस 11, एम का मतलब मिनट, तो 15 लिख देंगे बट्टा 2, तो 180 माइनस 11 गुना 15 करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165 आ जाएगा, मतलब 180 में से 165 जाएगा, तो 6 में से 10 में से 5 तो 7 में से 15, 15/2 करेंगे तो 7.5 डिग्री आएगा। ठीक है ना, 7.5 डिग्री आएगा। ठीक है, आपको इतना मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए। 12 नंबर आपका सवाल है कि श्रृंखला में गलत पद कौन सा होगा? एकरा में गलत पद कौन सा है? ठीक है, चलिए, तो हम लोग पकड़ते हैं। 2 के बाद 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना? 4, 4 के बाद 6 बढ़ रहा है, उसके बाद 8 बढ़ रहा है, उसके बाद 10, उसके बाद 12। तो यहाँ पर कोई भी गलत पद नहीं, यहाँ पर आपका श्रृंखला बढ़ते जा रहा है, सही क्रम में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन शायद ऑप्शन गलत हो गया होगा। ठीक है, या क्वेश्चन ही गलत, इसका अगला पद पूछना चाहिए था। ठीक है, ये श्रृंखला सभी गलत है, यहाँ पर गलत पूछ रहा है। मान लीजिए कि 20 की जगह 22 रहता है तो यहाँ पर श्रृंखला आपका गलत, वहां पर पकड़ा जाता। ठीक है, चलिए। ए की बी माँ है, जो ए है उसकी माँ जो है बी है। ठीक है, पहले क्लियर कर लीजिए। और बी की जो है बहन सी है, तो सी ए से क्या संबंध है? ठीक है, क्लियर। ए जो है बी का माँ है। ठीक है, ए जो है बी का क्या है? माँ है, पहला क्लियर। और बी है जो सी का बहन है,
बी है जो सी का क्या है, बहन है, तो सी से ए का संबंध होगा। ये सब मतलब माँ का ये बहन है, ठीक है, तो ये तो आपका मौसी हो गया। तो ए का आपका संबंध क्या होगा, ए से सी का संबंध क्या होगा, मौसी का होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी उस प्रकार से कीजिएगा तो ये गलत है, ये वाला आपका लिखाएगा नहीं। ये क्वेश्चन हम बहुत बार सॉल्व किए, ठीक है, आपको बताने से पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखिए टेबल को इतना लिख दिया, अगर टेबल बराबर इतना खाली दिया रहता, ये चेयर बराबर नहीं रहता, तो केबल को हम लोग सीधा निकाल देते, ए का मान रहता है 1, तो उस प्रकार से हम लोग निकाल देते। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, 15 नंबर आपका सवाल है कि पानी बराबर प्यास है, पानी बराबर प्यास है तो भोजन बराबर क्या होना चाहिए, भूख होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक आदमी, मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी है और नक्शा में तो आपको पता है उत्तर ऊपर में है होता है, तो एक आदमी 10 मीटर ऊपर जाता है, मतलब उत्तर जाता है, फिर पूरब बोलता है, तो पूरब आपका किस साइड में हो जाएगा, पूरब आपका इस साइड में हो जाएगा। ठीक है ना, पूरब इस साइड में हो जाएगा। और फिर 10 मीटर दक्षिण चलता है, 10 मीटर दक्षिण चलता है, तो वह प्रारंभिक दिशा से, मतलब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये आपसे सवाल कर रहा है। ठीक है, तो वह प्रारंभिक दिशा से किस में है बताइए, तो प्रारंभिक दिशा से किस में हो जाएगा। आप लोग इसका आप इतना समझ के जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए 25 15 बराबर इतना और 18 बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 बराबर स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, 15 का 225, तो 18 का 324। ठीक है, कागज को मोड़कर अगर हम लोग छेद करते हैं तो कैसा होगा, तो समान दूरी पर छेद होगा। ठीक है, अगर कागज को मोड़कर हम लोग छेद करते हैं तो कैसी आकृति बनेगा, तो समान दूरी पर छेद बनेगा। 1 4 9 16 का अगला पद क्या होगा, 1 4 9 16 का अगला पद क्या होगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए यदि रैम को हम लोग 27 लिखते हैं, रैम को हम लोग क्या लिखते हैं, 27 लिखते हैं, तो श्याम को क्या लिखेंगे, अगर रैम को हम लोग टोटल ऐड करते हैं तो 27 आएगा, नहीं आएगा, 46 आएगा। ऐड करेंगे, अगर रैम को हम लोग ऐड करते हैं तो आपका 46 आएगा। तो यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन आपका, ये वाला भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। ठीक है, गलत टाइप हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को क्लियर करते हैं। ठीक है, सॉरी 20 प्रश्न आता है, यहाँ पर 30 टाइप हो गया है। ठीक है, 20 प्रश्न को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग रीजनिंग में भी आशा करते हैं 10 तो सही कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए सुंदरता शब्द का विलोम क्या होगा, तो सुंदर शब्द का विलोम क्या होगा, सभी को पता है हिंदी में कुरूप हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में कोशिश कीजिए 20 में 20 सही हो जाए। जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर बैठे बैठे मतलब हम आपको बैठ कर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो पैर में थोड़ा दर्द हो गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो जल्दी का पर्यायवाची का मतलब उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पर्यायवाची का तो उसको और हम आप क्या बोल सकते हैं, तो शीघ्र बोल सकते हैं। जल्दी को क्या बोल सकते हैं, शीघ्र बोल सकते हैं। ठीक है, फल तोड़ना में तोड़ना कौन सा शब्द है, तोड़ना का मतलब है क्रिया, क्रिया यानी काम, मतलब कोई भी चीज काम हो रहा है तो वो आपका क्रिया हो जाएगा। खेलना, तोड़ना, मोड़ना, पकड़ना, ये सब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे में जिसके लास्ट में ना आता है, ज्यादातर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, वह स्कूल गया, इसमें कौन सा शब्द है, वह स्कूल गया, इसमें वह कौन सा शब्द है। ठीक है, तो वह आपका सर्वनाम, मैं आप तुम राम सीता ये सब रहेगा तो वह आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मैं आप तुम, ठीक है ना, जैसे में ये सब रहेगा तब। गृह का पर्यायवाची क्या होगा, गृह को हम लोग क्या बोलेंगे, मकान भी बोलेंगे, भवन भी बोलेंगे, आवास भी बोलेंगे, यानी सभी भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न है कि दया का विशेषण रूप क्या होगा, दया का विशेषण रूप क्या होगा, दयालु भी हो जाएगा आपका, दयामय भी हो जाएगा। विशेषण मतलब उसका विशेषता बतला रहा है कि दयालु है, दयामय है, दयावान है, यानी सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है, जो दूसरों की भलाई चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, परहितैषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परहितैषी, जो दूसरों की भलाई चाहता है उसके लिए एक शब्द में परहितैषी। ठीक है, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अंधकार का विलोम क्या होगा, तो आप लोग इसका जवाब 8 नंबर का कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए कर्म का अर्थ क्या होता है, कर्म का अर्थ होता है काज करना, काम करना। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि शब्द का अगर हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या बनेगा, कवि का कवित्री बनेगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर आपका सवाल है, खाना शब्द कौन सा संधि है, खाना आपका कौन सा संधि है, आप लोग बताएंगे, तो खाना आपका कौन सा संधि हो जाएगा बताइए, तो गुण संधि। चलिए
पढ़ने वालों के लिए एक शब्द क्या है, तो उसको हम लोग विद्यार्थी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। राजा का तत्सम रूप आपका राजा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मनुष्य का बहुवचन मनुष्य ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 15 नंबर आपका सवाल है, अग्नि शब्द का विशेषण क्या बनेगा, तो आग बनेगा। ठीक है, चलिए। अंधा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो अंधा का अंधी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। मधुर का बिलो, मधुर मतलब मीठा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कट्टू यानी कड़ा। दिन रात कौन सा समास है, जब बीच में हेलांत लगा रहे तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। दिन रात या माता पिता शुभ लाभ राम लक्ष्मण, जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो द्वंद्व समास आपका हो जाता है। बहुव्रीहि में ज्यादातर आपका भगवान का नाम, जैसे में चक्रपाणी, लंबोदर, ये सब आपका बहुव्रीहि के अंदर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर तो करवा चुके हैं। 19 नंबर आपका सवाल है, अमृत शब्द का अर्थ क्या होता है। अमृत शब्द का अर्थ होता है कि जो कभी न मरे। अमृत का मतलब जो पी लेगा वह कभी नहीं मरेगा, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर आपका सवाल है, उपकार का विलोम क्या होगा। उपकार का उल्टा पूछ रहा है, उपकार तो अपकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 प्रश्न आपको हिंदी के वही हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो 20 में कितना प्रश्न सही किए, 20 में 10 या पूरा सही कर दिए, बताइए कमेंट में। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट क्लास में। यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्लास को अगर आप पूरा देख लेते हो, यकीनन मानिए कि यह क्लास आपको काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, और यहाँ तक क्लास देखे उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मतलब है, आपके लिए अच्छा है। और अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ ये सब जो डाला जाता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला जाता है। ठीक है, और पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, एसएससी जीडी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।